कबीर जैसे ही चंद कदम बाहर की ओर चला था कि सामने से देव आता दिखा। कहाँ जा रहा है? कबीर, तुझे ही लेने जा रहा था। देव, क्यों? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो रास्ता भूल जाऊंगा घर का? इस ऋषभ को तो तू इतनी दूर भेज रहा है और यहाँ मुझे शादी के अरेंजमेंट्स चेक करने भी नहीं जाने देगा। कबीर हंस पड़ा। गुस्सा क्यों करता है? मुझे लगा कि तू कहीं मुंह फुलाकर बैठा है। देव, मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ जो मुंह फुलाकर बैठ जाऊंगा कहीं? वह आगे बढ़ा और रोहन को हल्दी लगाने के बाद ऋषभ को हल्दी लगाने लगा। तो ऋषभ बोला, क्या मैं नहीं जाऊं? अगर तू कहेगा तो मैं सच में नहीं जाऊंगा। देव, हाँ, तू बड़ा रुकने वाला है जैसे। ऋषभ, तू कहकर तो देख, अगर मेरे भाई की मेरी बात में खुशी नहीं है तो मैं उसे हरगिज नहीं करूंगा। देव, ठीक है, मत जा। ऋषभ यह सुन उदास हो गया। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर देव हंस पड़ा और उसके चेहरे पर प्यार से थपथपाया। तू जा, मैं समझता हूं तेरी बात। ऋषभ यह सुनकर चौंका। पक्का ना? देव, हाँ पक्का। ऋषभ, तू ना सच में एक नंबर का देवदास है, फालतू के परेशान होता है। हम आ जाएंगे सही से। देव कुछ सोचते हुए बोला, कुछ ही देर बाद हल्दी की रस्म खत्म होने पर ऋषभ और सुनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। सभी उनके जाने के बाद वापस घर में आए तो जय का ध्यान देव पर गया। देव सर कहाँ हैं? उसकी बात ने सभी का ध्यान देव की तरफ खींचा। कबीर, शादी की तैयारियों में लग रहा होगा, रुको मैं फोन कर पूछता हूँ। कबीर ने देव को फोन किया। काफी देर बाद उसने कॉल रिसीव की। हाँ बोल। कबीर, कहाँ है तू? देव, वहीं जहां मुझे होना चाहिए। कबीर, क्या मतलब है तेरा? देव, तुम लोगों ने ऋषभ और सुनी को भेज दिया, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। पर ऋषभ को भी उदास नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। पर अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं भी उनके पीछे निकल गया हूँ। तो उन्हें बताना मत, मैं बस दूर से ही नजर रखूंगा। मुझे उन्हें सही सलामत वापस लाना है। घर पर रहता तो टेंशन रहती, इसलिए साथ चला गया। कबीर हंसने लगा। तेरा कुछ नहीं हो सकता, ख्याल रखना। देव, हाँ। कबीर ने कॉल कट की तो राधा माँ जल्दी से कबीर के पास आईं। देव कहाँ है? कबीर, वहीं जहां हमारे देवदास को होना चाहिए। ऋषभ और सुनी के पीछे गया है। यह सुनकर सभी हंसने लगे। मौली, ये कभी नहीं सुधरेगा। तारा, तो क्या हुआ? ऐसा भी एक बंदा होना चाहिए। अच्छा ही तो है कि वो इमोशनल है, हर किसी की फिक्र करता है। हमारे औरों को तो किसी की फिक्र ही नहीं। कबीर ने मुस्कुराकर तारा की तरफ देखा और धीरे से बड़बड़ाया, ये लड़की मुझे सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी। ऋषभ और सुनी अपनी मंजिल की तरफ चले जा रहे थे। गाड़ी में धीमा म्यूजिक बज रहा था। ऋषभ इस वक्त काफी शांत लग रहा था। सुनी कभी खिड़की से बाहर तो कभी उसे देख रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत कर पूछ ही लिया, आप ठीक है ना? ऋषभ हल्के से हंसा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कई दिनों बाद घर जा रहा हूँ ना, तो बस सोच रहा हूँ कि सब सही से तो होगा ना वहां पर। जय काफी देर से माही से अकेले में मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार उसे वह एक और जाती दिखी तो वह उसके पीछे हो गया। माही के हाथ में कुछ सामान था। वह उसे कमरे में टेबल पर रख वापस जाने को मुड़ी कि सामने जय खड़ा दिखा। माही ने उसे कुछ इशारा करना चाहा, लेकिन जय समझे बिना हंस पड़ा। तो तुम इशारों में बातें करना चाहती हो? कोई बात नहीं, मैं तो इसमें भी माहिर हूँ। यार, कब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। बताओ, अब शाम को जाकर मौका मिल रहा है। सुबह हल्दी हो रही थी ना, तो मेरा बड़ा मन था कि हम भी लगे हाथ अपनी हल्दी कर लेते हैं। और मंजी सर तो बोल भी रहे थे। कहते हुए मैं मुस्कुरा दिया। तभी कमरे के खुले कबर्ड को बंद कर आबाजी बाहर की तरफ आई और जैसे बोली, कोई बात नहीं बेटा, चलो तुम्हारी हल्दी अब कर देते हैं। उन्हें सामने देख जय हड़बड़ाकर वहां से भाग निकला। आबाजी उसकी हरकत पर हंस पड़ी। बहुत बदमाश बच्चा है ये तो। माही बेटा, तुम कहां से इसकी बातों में फंस गई? माही बस मुस्कुरा कर रह गई। रात ऋषभ और सुनी ऋषभ के घर पहुंचे। लंबे सफर की थकान के बावजूद ऋषभ के माथे पर एक शिकन नहीं थी। वह बस एकटक अपने घर को देखे जा रहा था। सुनी, अंदर तो चलिए, हमें पूरा घर देखना है। देव ने उनसे कुछ ही दूरी पर अपनी गाड़ी रोक ली थी और वहीं से वह उन दोनों को देख रहा था।
ऋषभ ने अपनी जेब से घर की चाबी निकाल देव के हाथों में थमा दी। तुम पहली बार घर आई हो और अब तो ये तुम्हारा ही घर है, तो तुम ही इसे खोलो। घर में पहला कदम दाया रखना शुभ होता है। सुनी हल्के से हंसी। आपको कैसे पता ये सब? ऋषभ, कबीर देव के साथ साथ कुछ और दोस्तों की शादी भी देखी है मैंने, तो इतना तो पता है। दोनों हाथों में हाथ थामकर घर की तरफ बढ़ चले। सुनी ने घर का दरवाजा खोला और दोनों एक साथ घर के अंदर चले गए। देव पास ही के एक होटल में रुकने चला गया था। ऋषभ चुपचाप एक दीवार पर लगी माँ बाबा की बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ा हो गया और उन्हें प्यार से निहारने लगा। सुनी भी वहीं आकर खड़ी हो गई और उसके कंधे पर हाथ रख बोली, माँ बाबा एक साथ कितने प्यारे लगते थे ना। ऋषभ ने अपनी आंखों की नमी को छुपाकर हाँ में सिर हिलाकर सहमति दी और सुनी की तरफ देखा। चलो तुम्हें घर दिखा देता हूँ। वह सुनी को पूरा घर दिखाने लगा और उससे जुड़ी यादें सुनाने लगा। यहाँ सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने छोड़ा था। माँ के गुजरने के बाद बाबा भी बहुत ही कम आए थे यहाँ पर, क्योंकि उन्हें भी माँ की बहुत याद आती थी। मुझे तो माँ के साथ साथ बाबा की भी याद आती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो यहीं हैं, मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए। मैंने बोल रखा है यहाँ के केयरटेकर को कि किसी भी चीज़ को इधर से उधर ना करे। सुनी, नजर नहीं आ रहे वो। ऋषभ, मैंने उन्हें सुबह ही बोल दिया था कि वो आज छुट्टी ले लें। सुनी, राशि और रोहन टेरेस पर बैठे थे। रोहन उसे बता रहा था कि सभी भाई उससे कितना प्यार करते हैं। जब कभी कोई एक भाई उसे डांटने की कोशिश करता भी है तो बाकी सब मिलकर उल्टा उसे ही डांट देते हैं। राशि, कोई बात नहीं, अब डांटने वाली मैं आ गई हूं ना तुम्हें। रोहन, हाँ तभी तो तुमसे शादी की है। राशि हंसने लगी। ऋषभ ने सुनी को अपना कमरा दिखाया जो उसे काफी पसंद आया। उसके बाद ऋषभ जाकर माँ बाबा के कमरे में बैठ गया। सुनी भी साथ ही आ बैठी। आगे से जब भी हम छुट्टियों में आएंगे तो यहाँ भी आया करेंगे, सबको साथ लेकर। यहाँ बहुत शांति है, इस कहानी दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम यहाँ पहली बार आए हैं। सब कुछ जाना पहचाना सा है। अगर आप ऋषभ जो अब तक चुप था उदास सा बोला, ऐसा हमारे साथ ही क्यों आते? हमारे ही माँ बाप क्यों छीन लिए गए हमसे? क्या हम सच में बदनसीब हैं? कि ऐसे लोगों सुनी खुद के आंसुओं को बहने से रोकने की कोशिश करते हुए बोली, कहानी को ना सुने। भगवान जी इतने भी बुरे नहीं है ऋषभ जी, और हमारा नसीब इतना भी खराब नहीं है, वरना आपको राधा माँ और भाई जैसे दोस्त नहीं मिलते। सभी बहुत प्यार करते हैं आपसे, और देखिए ना, आपकी ही बदौलत मुझे भी प्यारा सा परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिल गया। पहले चाचा और चाची जी ने हमें कभी माँ पापा की कमी महसूस नहीं होने दी, और अब आपकी बदौलत हमें राधा माँ और यह परिवार मिला। ऋषभ धीमे से मुस्कुराया। वैसे एक वजह और है तुम्हारे लकी होने की, क्योंकि तुम्हें मेरे जैसा प्यार करने वाला पति जो मिल रहा है। दोनों हंस पड़े। उन्होंने एक दूसरे की आंसुओं से भीगी आंखों को पोंछा। काफी देर तक वो एक दूसरे से बातें करते रहे। ऋषभ को नींद आने लगी तो सुनी ने उसे वहीं माँ बाबा के कमरे में सोने का बोला और खुद दूसरे कमरे में चली गई। वह राशि को वीडियो कॉल कर पूरा घर दिखाने लगी। राशि, यार सुनी, तुझे नहीं लगता कि हम कितने लकी हैं जो इतनी प्यारी फैमिली का हिस्सा हैं? सुनी, हाँ सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। राशि, अब लग रहा है कि कुछ सपने भी पूरे होते हैं। दोनों ने ढेर सारी बातें की और फिर सोने चली गईं। अगले दिन सुबह तड़के ही दोनों वापस घर के लिए निकल गए। दोपहर तक ऋषभ और सुनी घर वापस पहुंच चुके थे। ऋषभ सभी से मिला, लेकिन जब उसे देव नहीं दिखा तो उसके बारे में पूछा। क्या देव फिर से नाराज है? सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। ऋषभ को शक हुआ। क्या बात है, सब ठीक है ना? आप लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे? कोई कुछ कहता कि पीछे से देव आ गया। ऋषभ ने उसे देखा तो आगे बढ़कर उसके गले लग गया। कहाँ था तू? देव, कहीं नहीं, मैं तो बस। तभी जय हंसकर बोला, देव सर, साफ साफ क्यों नहीं कह देते आप? उसने सारी बात ऋषभ को कह सुनाई, जिसे सुन ऋषभ सुनी चौंक गए। ऋषभ ने अब देव के सिर पर हल्के से चपत लगाई। खुद को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? अगर साथ गया भी था तो बता देता ना, देवदास कहीं का। देव ने भी उसके सिर पर चपत जमाई। तू नहीं समझेगा मेरी फिक्र, रावण कहीं का। शिखा,
आप लोगों का अगर भरत मिलाप हो गया हो तो बाकी की रस्में भी कर लें। सभी हंसते मुस्कुराते वापस घर के अंदर चले गए। शाम को सभी ने मिलकर खूब नाच गाना किया। फिर मेहंदी की रस्म का टाइम हो गया। जहाँ एक ओर सारी लेडीज मेहंदी लगवाने लगी तो दूसरी ओर सारे भाइयों ने तय किया कि आज रात का खाना वो सब मिलकर बनाएंगे। सभी किचन में जा पहुंचे। रोहन मासूमियत से बोला, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, फिर मैं क्या करूँगा। ऋषभ, आज तू रामू काका बन जा। फटाफट से किचन में एक नज़र दौड़ा ले और पता कर ले कि कौन सा सामान किधर रखा है। खाना बनाने के दौरान हम तुझसे जो भी सामान मांगे वो तू हमें देते जाना। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और खाना जल्दी रेडी हो जाएगा। रोहन खुश होते हुए बोला, हाँ ये ठीक है। तभी सुनी के चाचा जी और राशि के पापा भी वहाँ आ पहुँचे। चाचा जी, हम भी तुम्हारी मदद करते हैं खाना बनाने में। कबीर, आप लोग आराम कीजिए, हम बना लेंगे। राशि के पापा, बेटा जी जब से यहाँ आए हैं तब से आराम ही तो कर रहे हैं, अब थोड़ी कसरत भी होने दो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं खाना स्वाद बहुत बनाता हूँ। राशि की मम्मी मुझसे नाराज हो जाती है ना तो मैं ऐसे ही खाना बनाकर उसे मना लेता हूँ। रोहन बेटा जी, तुम भी जल्दी ही सीख लेना खाना बनाना। मुझे तो मेरी माँ ने बचपन में ही सिखा दिया था कि पता नहीं कब किस मुसीबत में काम आ जाए। चाचा जी, लगता है भाई साहब आपकी माँ को पहले से ही एहसास हो चला था कि भाभी जी आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। इतना सुनते ही सभी जोर से हंस पड़े। राशि के पापा, हो भी सकता है भाई साहब, क्योंकि माँ सब जानती है। हर किसी ने उनकी बात पर सहमति जताई। ऋषभ ने मंजीत को कुछ शांत देखा तो बोला, तू किस सोच में डूब गया मंजीते। मंजीत के चेहरे पर हंसी तैर गई। जंग का मैदान देख रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से की जाए। वैसे मैं खीर अच्छी बना लेता हूँ तो वही बनाऊंगा। रोहन खुश हो जल्दी से बोल पड़ा, हाँ खीर जरूर बनाना आप, राशि को बहुत पसंद है। इतना सुनते ही किचन में एक बार फिर ठहाके लगे। बाहर लेडीज सोच रही थी कि किचन में खाना बन रहा है या बातें। कबीर ने राशि के पापा की तरफ देखा, फिर तो आप हमारे बहुत काम आएंगे अंकल। हम लोग खाना बनाने में इतनी ज़्यादा माहिर नहीं है ना, तो आपका साथ मिल गया। जय, मुझे तो खाने का नाम सुनकर ही भूख लगाई है। देव उसे चिढ़ाते हुए बोला, भुक्कड़ ही रहेगा तू। चाचा जी, तो बताओ क्या बनाएं। सभी ने मिलकर पहले रात के खाने का मेन्यू डिसाइड किया और फिर खाना बनाने में जुट गए। कभी देव गाता तो कभी कबीर, और बाकी सब उनके सुर में सुर मिलाते। अंश को भी वहीं बैठा लिया गया था। मंजीत, देख ले बेटा, भविष्य में तेरे भी काम आएगा ये सब। रात होते होते पूरा घर खाने की खुशबू से महक उठा। सभी लेडीज की भूख दोगुनी बढ़ गई और वो बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी। शिखा, हम इतने सारे लोग हैं, डाइनिंग टेबल पर भला कैसे खाना खा पाएंगे। इतने में जय, मंजीत और रोहन बाहर आए और उन्होंने खुले आसमान के नीचे सभी के बैठने की व्यवस्था कर दी। कुछ ही देर में वहाँ खाना रख दिया गया। सभी ने एक साथ मिलकर बड़े प्यार से खाना खाया। खाना काफ़ी जायकेदार बना था तो सभी जेंट्स को जमकर तारीफें भी मिली। राधा माँ तो बार बार अपने पूरे परिवार की बलाएं ले रही थीं ताकि उनके परिवार को किसी की नज़र न लगे। खाने के बाद सभी ने मिलकर अंताक्षरी खेली। फिर सुनी के चाचा चाची और राशि के पापा मम्मी ने खूब डांस किया। खुशी के मारे उस रात किसी को नींद ही नहीं आ रही थी। आज सभी एक साथ आंगन में ही थे। आंगन के एक तरफ लेडीज तो दूसरी तरफ जेंट्स लेटे हुए थे। सभी एक एक कर अपनी यादें बाकी सभी के साथ बांट रहे थे। हंसी के ठहाकों से पूरा आंगन गूंज उठा था। जैसे तैसे सभी देर रात सोए और अगली सुबह जल्दी उठने शादी में होने वाली छोटी मोटी रस्मों को पूरा किया जाने लगा। मेहमानों और रिश्तेदारों से घर में काफ़ी चहल पहल बढ़ गई। राशि ने ऋषभ की जुदा चोराई के लिए सालू को अपना प्रतिनिधि बनाया और समझा दिया कि पैसे में कोई मोल भाव ना करे। शाम हो चली थी। ऋषभ और रोहन सुबह से अभी तक अपनी होने वाली पत्नियों से मिल नहीं पाए थे और उम्मीद कुछ खास नज़र भी नहीं आ रही थी। चारों दूल्हा दुल्हन तैयार थे और थोड़ी ही देर में होटल के लिए निकलने वाले थे। जय और देव ने तो ऋषभ की बहुत खिंचाई की और उसे खूब परेशान किया। आज तो मंजीत भी उनके साथ मिल गया। पहले तो ऋषभ सब चुपचाप सुनता रहा, लेकिन जैसे ही कबीर हंसता हुआ किसी काम से बाहर निकला कि ऋषभ ने भी फिर दो दो मुक्के देव जय की पीठ पर जमा दिए, जिन्हें खाकर दोनों एक और चुपचाप जाकर खड़े हो गए। ऋषभ ने मंजीत के गुदगुदी करों से तब तक हंसाया जब तक उसकी आंखों से आंसू ना बह निकले। रोहन यह सब देख पागलों की तरह हंसे जा रहा था। कबीर अब वापस कमरे में आया
तो देव, जय और मंजीत को चुप देख समझ गया कि ऋषभ ने हाथ साफ कर लिया है। उसे आते देख तीनों ने बच्चों की तरह उससे ऋषभ की शिकायत की। वहीं ऋषभ मासूम सी शक्ल बना कबीर को देखने लगा। तो ये तीनों मुझे तंग क्यों कर रहे थे? जो परेशान करेगा मैं तो मारूंगा उसे। देव, तू दूल्हा है आज, इसलिए छोड़ रहे हैं तुझे, वरना आज तो तू बहुत पिटता। कबीर परेशान हो एक तरफ बैठ गया। हे भगवान, ये कब सुधरेंगे? चारों ने एक दूसरे को देखा और हंसते हुए बोले, जब भोले भंडारी शर्माना छोड़ देंगे। सभी के साथ साथ कबीर भी हंस दिया। रोहन कुछ वक्त आराम करने के लिए अपने कमरे में आ बैठा था कि उसे वहां किसी के होने की आहट महसूस हुई। अगले ही पल दरवाजे के पीछे से दुल्हन के लिबास में तैयार, आंखों पर काला चश्मा लगाए राशि बाहर निकली। Bye.